आदमी को केवल जहरीले सांप ने काटा था, लेकिन अगले ही पल उसने महसूस किया कि उसका दुनिया खत्म हो गई है, क्योंकि उसे काटने वाला सांप एक जानलेवा राइटल स्नेक था और काटे जाने के बाद तुरंत एंटीवेनम सीरम लगाना जरूरी था। वह डर गया और तुरंत फोन निकालकर अस्पताल से सीरम तैयार करने के लिए कहा, लेकिन तनाव के कारण उसका फोन गलती से पत्थरों के बीच गिर गया। इस क्षण ने भूवैज्ञानिक माइकल को डर से मूर्ख बना दिया, क्योंकि वह जानता था कि इस प्रकार के राइटल स्नेक का विष कुछ मिनटों में ही जान ले सकता है। विष को अपने रक्त तक पहुंचने से रोकने के लिए माइकल ने बिना कुछ सोचे चाकू से घाव को काटा और विष को मुंह से चूस कर बाहर निकाला, लेकिन विष के तेजी से फैलने के कारण माइकल ने महसूस किया कि उसका पूरा हाथ सुन्न हो गया है। यह महसूस करके कि वह अब सांप के विष का शिकार हो गया है, माइकल तेजी से झोपड़ी की ओर दौड़ पड़ा। अंततः उसने पूरी ताकत से दौड़कर वापस आ गया। इस समय वह बहुत प्यासा था, लेकिन एक गिलास पानी पीने के बाद उसने महसूस किया कि उसकी प्यास और बढ़ गई है। वह प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसकी चेतना धीरे धीरे धुंधली होने लगी। धुंधलेपन में उसने पाया कि उसका हाथ भी सूज गया है। यह स्पष्ट है कि विष उसके शरीर में प्रवेश कर चुका है। वह प्रयास करता रहा कि वह उठ सके, लेकिन इस समय उसके शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं थी और अंत में वह बिस्तर पर गिरकर बेहोश हो गया। यह नहीं पता कि कितना समय बीत गया, माइकल अंततः बेहोशी से जाग गया। लेकिन अजीब बात यह है कि उसने पाया कि उसका हाथ अचानक सामान्य हो गया है, केवल एक ठीक हो चुका काटने का निशान बाकी है। और भी अजीब बात यह है कि उसकी दाढ़ी और बाल भी काफी लंबे हो गए हैं। इस समय उसे यह पता नहीं था कि सांप के काटने के बाद वह 20 दिनों से भी ज्यादा समय तक बिस्तर पर बेहोश पड़ा रहा। थोड़ा सा साफ सफाई करने के बाद वह घर वापस जाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन जब वह कार के पास गया तो वह आश्चर्यचकित हो गया। कार पर पूरी तरह धूल जम गई थी, जैसे कि उसे कई वर्षों तक छोड़ा गया हो। लेकिन सौभाग्य से कार इस समय स्टार्ट हो गई, इसलिए उसने सोचे बिना ही घर लौटने की यात्रा शुरू कर दी। लेकिन अजीब बात यह है कि जब वह अपने छोटे शहर में पहुंचा, उसने देखा कि धूप भरे दोपहर में सड़क पर एक भी व्यक्ति नहीं था। सड़क पर गाड़ियां भी इधर उधर खड़ी थीं, और सबसे भयानक बात यह है कि जमीन पर काफी मानव शव बिखरे पड़े थे। जब वह इस पर विचार कर रहा था, तभी सड़क के किनारे की चेतावनी बोर्ड ने उसका ध्यान आकर्षित किया। असामान्य स्थिति महसूस करने के बाद माइकल ने तुरंत गैस पर दबाव डाला और घर की ओर चला गया। जब उसने कार के रेडियो को चालू किया तो उसने पाया कि सांप के काटे जाने के बाद दुनिया में एक बड़ी घटना घट गई थी। दुनिया में एक अत्यधिक संक्रामक अज्ञात वायरस का प्रकोप हुआ था, जिससे 99% मानव संक्रमित हो गए और मर गए। रेडियो में बार बार लोगों से घर में रहने की सलाह दी जा रही थी। माँ के खतरे में होने की संभावना के बारे में सोचकर माइकल तुरंत घर की ओर तेजी से चला गया। लेकिन जब उसने घर का दरवाजा धक्का देकर खोला तो उसने पाया कि घर में कोई हलचल नहीं थी। जब उसने देखा कि मेज पर रखा भोजन पहले ही सड़ चुका था, एक अशुभ भावना अचानक उभर आई। वह जल्दी से अपने माता पिता के बेडरूम की ओर बढ़ा और अचानक एक सड़ी गंध उसके सामने आ गई। बिस्तर पर लेटा व्यक्ति उसका पिता ही था। जब माइकल इस पर अत्यधिक दुखी हो रहा था, उसने देखा कि उसकी माँ भी बाथरूम में गिर गई थी। हालांकि माँ का शरीर सड़ा नहीं था, लेकिन जमीन पर पड़ी दवाओं ने पुष्टि की कि माँ ने आत्महत्या के लिए दवा खा ली थी। केवल 20 से अधिक दिनों की अनुपस्थिति में उसके माता पिता इस दुनिया को छोड़ गए थे। माइकल का दिल तुरंत बुझ गया। पूरे दोपहर तक रोने के बाद उसने यह भी महसूस किया कि तथ्य को बदला नहीं जा सकता, इसलिए वह आंगन में गड्ढा खोदने लगा ताकि अपने माता पिता के लिए आखिरी बार अपनी संतान धर्म निभा सके। इस प्रकार माइकल ने भारी मन से दोनों बुजुर्गों को दफनाया और अंतिम विदाई दी। रात में माइकल घर के छोटे बिस्तर पर लेट गया और माता पिता के छोटे छोटे क्षणों को याद करने लगा। हालांकि माता पिता आमतौर पर काफी बातूनी होते थे, लेकिन अब उनके बात करने की इच्छा करना एक विलासिता बन गई है। जब समय अगले दिन आया, माइकल ने अचानक सोचा कि यदि वह जीवित रह सकता है तो दुनिया में निश्चित रूप से अन्य लोग भी जीवित होंगे। इसलिए अपनी आंतरिक धारणाओं को सत्यापित करने के लिए वह शहर में सबसे अधिक भीड़ वाले चर्च में मानवों की तलाश करने गया। लेकिन जब वह अंदर गया तो वह हक्का बक्का रह गया। यहाँ शव ही शव थे, कोई जीवित बचे नहीं थे। माता पिता के जाने के कारण माइकल को इस छोटे शहर से कोई लगाव नहीं रहा, इसलिए वह कार चलाकर बड़े शहर में जीवित बचे लोगों की तलाश करने गया। लेकिन जब वह सड़क पर पहुंचा तो उसने देखा कि सड़क पर एक भी कार नहीं थी, हर जगह वीरान की फैली हुई थी। पता नहीं उसने कितनी देर तक गाड़ी चलाई। माइकल अंततः एक समृद्ध क्षेत्र में पहुंच गया, लेकिन यहाँ भी कोई व्यक्ति नहीं था। बड़ा मॉल भी खाली था। जब माइकल चारों ओर देख रहा था तो अचानक उसने बातचीत की आवाज सुनी। शुरू में उसे लगा कि यहाँ कोई है, लेकिन जब उसने आवाज का पीछा किया तो उसने पाया कि यह आवाज एक ठंडे गेम मशीन से आ रही थी। ऐसा लगता है कि शहर के लोग भी इस अज्ञात वायरस से नहीं बच सके। हालांकि इस समय माइकल बेहद निराश था, लेकिन जीवन को आगे बढ़ाना था, इसलिए उसने एक पल का आराम पाकर एक उच्च स्तरीय होटल में जाकर गर्म पानी के स्नान का आनंद लिया। फिर वह बिना कपड़ों के ही रेस्तरां में खाने की तलाश में गया। हालांकि जब वह प्यास बुझाने के लिए एक गिलास रेड वाइन डालने जा रहा था, मेक माइंड अ डबल ओ इस क्षण ने माइकल को चौंका दिया। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इस विश्व की समाप्ति के बावजूद वास्तव में यहाँ कोई जीवित बचा हुआ है। वह डर के मारे अपने शरीर को ढकने लगा, लेकिन सामने वाले ने कोई परवाह नहीं की, क्योंकि अब इस अंत समय में एक जीवित व्यक्ति को ढूंढना वास्तव में बहुत मुश्किल है। दोनों ने कहा कि वे इस होटल में लगभग 1 महीने से रह रहे हैं। वे इस अज्ञात वायरस के प्रति प्रतिरक्षित हैं, इसलिए उन्होंने होटल के भोजन पर निर्भर होकर अभी तक जीवित रह सके हैं। यह जानकर कि दोनों यहाँ पूरे दिन नशे में रहते हैं, माइकल ने उन्हें सलाह दी कि वे उसके साथ यहाँ से बाहर निकलें और अन्य जीवित लोगों की तलाश करें। लेकिन महिला ने कहा कि वह यहाँ से नहीं जाना चाहती, क्योंकि बाहर केवल शव ही शव है, कोई जीवित बचा नहीं है। और बूढ़ा भी यहाँ से नहीं जाना चाहता, क्योंकि बाहर कुछ भी नहीं है, यहाँ कम से कम भोजन और शराब है। माइकल ने सोचा कि दोनों का कोई बचाव नहीं है और उसने होटल छोड़ दिया। वह अकेले ही जीवित बचे लोगों की तलाश करने का इरादा रखता है। लेकिन जब वह होटल के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने पीछे से अचानक 2 गोली चलने की आवाज सुनी। माइकल कभी सोच नहीं सकता था कि उसकी उपस्थिति ने उन दोनों को जीने की इच्छा खो दी।
इस वक्त माइकल पूरी तरह से टूट चुका था। वह केवल अपनी आंतरिक क्रोध को बाहर निकालने के लिए गैस पर दबाव डाल सकता था। जब वह सड़क पर तेजी से गाड़ी चला रहा था तभी एक छोटा कुत्ता अचानक उसकी राह में आ गया, जिससे वह तुरंत ब्रेक मारकर रुक गया। वह अब किसी छोटे जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। छोटे कुत्ते की दुखी स्थिति को देखकर माइकल ने उसे कार में लाया और उसे एक प्यारा नाम दिया, वांगचाई। इस तरह माइकल का जीवन अब अकेला नहीं रहा। वह जहाँ भी जाता है वह वांगचाई को अपने साथ ले जाता है। वे साथ में किताब पढ़ते हैं, साथ में खाना खाते हैं, साथ में सोते हैं। माइक ने हर दिन अपनी शारीरिक कसरत शुरू कर दी, क्योंकि उसे पता था कि दुनिया के अंत में शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखना जरूरी है। इसी तरह समय के साथ साथ माइक और वांगचाई ने 1 साल तक साथ में जीवन बिताया। लेकिन उस सुबह वांगचाई ने अचानक सामने की ओर जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। जब माइक संदेह में आगे बढ़ा तो उसने देखा कि दूर से धुआं उठ रहा है। 1 साल बाद माइक ने आखिरकार फिर से इंसानी जिंदगी की हलचल देखी। यह देखकर वह बहुत उत्तेजित हो गया और तुरंत कार लेकर वहां पहुंच गया। क्योंकि माइक को यह पता नहीं था कि सामने वाला अच्छा है या बुरा, उसने पहले ही अपनी सुरक्षा के लिए हाथ में एक कुदाल पकड़ ली। लेकिन जैसे ही वह घर के पास पहुंचा, छत पर खड़ी महिला ने अचानक उसकी तरफ बंदूक तान दी। जब उसे पता चला कि माइक की कोई बुरी मंशा नहीं है तो हेजी ने माइक को घर के अंदर आने दिया। हेजी भी उस अज्ञात वायरस के खिलाफ प्रतिरक्षी थी और उसने 1 साल तक कोई जीवित व्यक्ति नहीं पाया। जब माइक ने पाया कि वे भी संकट में पड़े साथी हैं, उसने हेजी को अपने साथ रहने का निमंत्रण दिया। आखिरकार दुनिया के अंत में सांस लेने वाला व्यक्ति मिलना वास्तव में बहुत मुश्किल है और माइक बचपन से इस छोटे से शहर में रहा है। वह आसपास के वातावरण से बहुत परिचित है। हेजी ने यह सुनकर धीरे धीरे अपनी सतर्कता को कम किया। उसने इस माइक के साथ, जिसे वह केवल एक बार मिली थी, वापस आवास पर लौट आई। आवास पर लौटने से पहले वे शहर के बड़े सुपरमार्केट में गए और वहां से कुछ भोजन लिया। लेकिन उन्हें डराने वाली बात यह थी कि सुपरमार्केट में अभी भी लाशें थीं। हालांकि अज्ञात वायरस को 1 साल हो गया है, लेकिन उनकी लाशें पूरी तरह सड़ नहीं गई हैं। जल्द ही दोनों ने भोजन और घरेलू सामान को कार में लोड किया और घर जाकर एक शानदार भोजन का आनंद लिया। फिर दोनों ने उस अज्ञात वायरस पर चर्चा करना शुरू कर दिया। हेजी ने कहा, ऐसा लगता है कि दुनिया के लोग मर गए हैं, लेकिन कुछ अजीब जानवर अभी भी जीवित हैं, जो हेजी को बहुत अजीब लगता है। माइक ने कहा, शायद उनके शरीर में वायरस के खिलाफ जानवरों की तरह प्रतिरक्षा कोशिकाएं हैं। अगले दिनों दोनों ने दुनिया के अंत में चिंता मुक्त जीवन जिया। जब कुछ काम नहीं होता था, माइक नदी के किनारे मछली पकड़ने जाता था और हेजी बगीचे में सब्जियां उगाती थी। धीरे धीरे दोनों की एक दूसरे के प्रति नजर बदल गई और अंततः उनका रिश्ता तेजी से विकसित हो गया। उन्होंने सोचा कि खुशहाल जीवन उनका इंतजार कर रहा है, लेकिन जल्दी ही ब्लैक दीदी को उल्टी का लक्षण दिखने लगा। शुरू में उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जल्दी ही उन्होंने पाया कि वह गर्भवती है। जब माइक ने यह सुना तो वह खुश नहीं हुआ, बल्कि उसका चेहरा गंभीर हो गया। क्योंकि शहर में कोई अस्पताल नहीं था, वायरस फैलने के बाद उसने अपने माता पिता को खो दिया। अब वह और किसी प्रियजन को खोना नहीं चाहता। लेकिन ब्लैक दीदी ने कहा कि केवल नया जीवन ही उनके जीने की प्रेरणा है। यह सुनकर माइक जल्दी से पुस्तकालय गया और बच्चों को जन्म देने से संबंधित किताबें खोजने लगा। और पेट में बच्चे को पोषण देने के लिए माइक को ब्लैक दीदी की शिकार वाली बंदूक लेकर शिकार करना पड़ा। लेकिन जीवित जीवन का सामना करते हुए माइक को गोली चलाने में देर लग गई। लेकिन अगर वह नहीं मारता तो पेट में बच्चा पोषण नहीं पा सकेगा। इस नए जीवन का स्वागत करने के लिए माइक ने आखिरकार दांत भींचकर ट्रिगर दबाया। लेकिन उसे भोजन बनाने के लिए उसे शव को काटना होगा। हालांकि इस खून से लथपथ प्रक्रिया का सामना करते हुए माइक को फिर से कठिनाई का सामना करना पड़ा। कोई उपाय नहीं, उसने मवेशियों को काटने से संबंधित किताबें खोजना शुरू किया। इसी तरह प्रक्रिया के बाद परिवार ने अंततः स्वादिष्ट गोमांस खाया। लेकिन इसी शिकार के कारण रात में एक समूह चूहों ने दरवाजे पर दस्तक दी। इससे उन्हें रात भर चूहों के साथ लड़ाई करनी पड़ी। सौभाग्य से आखिरकार इस लड़ाई में उन्होंने जीत हासिल की और कुछ महीनों बाद ब्लैक दीदी ने भी प्रसव का महत्वपूर्ण समय देखा। सौभाग्य से माइक ने पहले कुछ प्रसव संबंधी ज्ञान सीखा था और उसने बिना किसी समस्या के बच्चे को जन्म दिया। इसी तरह दुनिया के अंत में पहला बच्चा आसानी से पैदा हुआ और आने वाले दिनों में परिवार का जीवन और भी अधिक आशावान हो गया। जल्दी ही समय अंत की दुनिया के 6ठे वर्ष में आ गया और माइक ने इस दौरान ब्लैक दीदी के साथ दूसरा बच्चा पैदा किया। उन्होंने सोचा था कि परिवार इस दुनिया के अंत में हमेशा खुशहाल जीवन जिएगा। लेकिन इस दिन जब माइक हमेशा की तरह जंगल में शिकार करने आया तो उसने देखा कि रास्ते में एक प्यूमा पड़ा हुआ था। उसने देखा कि वह जीव लगभग मृत था और बहुत पीड़ा में था। दया से भरे माइक ने तय किया कि वह उसे जल्दी और बिना दर्द के मौत देगा। लेकिन जैसे ही वह ट्रिगर दबाने ही वाला था, उसे अचानक पास में एक अजनबी छोटी लड़की दिखाई दी। यह ध्यान देने योग्य है कि अज्ञात वायरस को कई वर्षों हो गए हैं और यह माइक द्वारा देखी गई एकमात्र जीवित व्यक्ति थी। वह इस छोटी लड़की को भागने नहीं देगा। लेकिन अजीब बात यह है कि यह छोटी लड़की शायद बोल नहीं सकती। यहाँ तक कि जब माइक ने कहा कि वह भोजन और आश्रय प्रदान कर सकता है तो भी लड़की ने एक शब्द नहीं कहा। जब उसने देखा कि लड़की मुड़कर पीछे की ओर भाग रही है तो बेबस माइक को कार में लौटना पड़ा। लेकिन अजीब बात यह है कि इस समय प्यूमा की लाश गायब थी। जैसे ही माइक को अपनी पीठ पर ठंड महसूस हुई, वह छोटी लड़की अचानक चलकर उसके पास आई। लड़की को असुरक्षा का एहसास न हो इसके लिए माइक ने एक सेब निकाला। इससे लड़की उसकी कार में बैठ गई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि घर पहुंचने के बाद भी वह लड़की एक शब्द नहीं बोली और लगातार कार की पिछली सीट पर बैठी रही, उतरने को तैयार नहीं हुई। यह ऐसा था मानो वह इन अजनबियों से बेहद डर रही हो, जिससे माइक को एहसास हुआ कि लड़की को शायद कुछ भयानक अनुभव हुआ है। दाढ़ी वाले ने यह सुनकर भी महसूस किया कि बात में दम है। जब लिसा का पहला बच्चा पैदा हुआ, दाढ़ी वाला अपनी पत्नी के साथ इस छोटे शहर में आया और वे भी दुनिया के अंत के जीवित बचे थे। इसी समय दाढ़ी वाले की पत्नी अन्ना अंदर आई। जब अन्ना को पता चला कि माइक के साथ लाई गई लड़की कार से बाहर नहीं आ रही है तो वह लड़की के पास गई और पाया कि उसके हाथ पर जलने के निशान थे। ये देख अन्ना चौंकी नहीं और उसने तुरंत अपने शरीर पर जलने के निशान दिखाए। अन्ना भी पहले इस छोटी लड़की की तरह अनुभव कर चुकी थी। दोनों को जंगल में एक शिकारी द्वारा प्रताड़ित किया गया था। जब लड़की ने देखा कि अन्ना कोई बुरा आदमी नहीं है, तब उसने धीरे धीरे असुरक्षा का एहसास छोड़ दिया और अन्ना के साथ घर जाकर स्नान किया।
लड़की के इस डर का कारण जानने के लिए अगली सुबह माइक ने दाढ़ी वाले के साथ जंगल का रुख किया और वास्तव में उन्होंने जल्दी ही पाया कि जंगल में एक लकड़ी का घर छिपा हुआ था। लगता है यहाँ सच में एक ऐसा शिकारी रहता है जिसे सिगरेट पीने का शौक है। ये देखकर कि यह जगह डरावनी थी, दोनों जल्दी से वहाँ से चले गए। हालांकि उसी रात अन्ना ने लड़की के बैग में एक पत्र पाया। लिफाफा उस छोटी लड़की की माँ ने लिखा था। माँ ने लिखा था कि वह जल्द ही मरने वाली है और वह चाहती थी कि जो कोई भी यह पत्र पढ़े वह उसकी बेटी का ख्याल रखे। जब अन्ना ने पत्र का सामग्री सबको बताया तो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए और इस किशोर लड़की के लिए सहानुभूति महसूस करने लगे। समय के साथ माइक और ब्लैक दीदी ने तीसरे बच्चे का स्वागत किया। उन्होंने सोचा कि सुखी जीवन उनका इंतजार कर रहा था, लेकिन जब समय दुनिया के अंत के 7वें वर्ष में आया तो माइक के घर के अलार्म ने अचानक बजना शुरू कर दिया। इसने माइक को तुरंत खतरे का एहसास कराया। वह जल्दी से बच्चों को लेकर घर में छिप गया और फिर हथियार लेकर बाहर देखने गया। अचानक उन्होंने वहाँ 3 युवकों को देखा। ब्लैक दीदी ने सोचा कि वे छोटी लड़की को खोजने आए हैं, लेकिन 3 लोग छोटी लड़की को नहीं बल्कि एक खोए हुए लड़के को खोजने आए थे। जैसे ही वह लड़का जंगल से बाहर आया, एक गलतफहमी भी उसी समय हल हो गई। जब तक 3 लोगों ने बताया कि वे भी दुनिया के अंत के जीवित बचे हैं, तब तक माइक ने उन्हें घर के अंदर बुला लिया। जब उसने देखा कि ये लोग भी उनकी टीम में शामिल होना चाहते हैं, माइक तुरंत सतर्क हो गया, क्योंकि उसने 7 वर्षों का दुनिया का अंत देखा था। उसे टीम में लोगों के अच्छे होने का सुनिश्चित करना था। अगले दिन तक माइक ने इन लोगों को इकट्ठा कर लिया, क्योंकि उनका खाना खत्म हो गया था। उन्हें कुछ सामान खोजने के लिए शहर जाना पड़ा और ब्लैक दीदी को घर में बच्चों की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया। आगे उन्हें न केवल खाने का कुछ खोजने की जरूरत थी, बल्कि उन्हें कुछ आवश्यक दवाइयां भी खोजनी थी। जैसे ही वे शहर से लौटे, माइक ने भी उनके खिलाफ अपनी असुरक्षा का एहसास छोड़ दिया। रात में उन्होंने हंसते हंसते आग का आयोजन किया, मानो अब दुनिया का अंत नहीं था। इस तरह समय बीत गया और दाढ़ी वाले भाई का भी अन्ना के साथ एक बच्चा हुआ। माइक का घर भी अब 14 लोगों का बड़ा परिवार बन गया था और वयस्कों के चेहरे पर समय के निशान साफ दिख रहे थे। उस दिन माइक हमेशा की तरह अपने बेटे के साथ पुस्तकालय में पढ़ने गया, लेकिन बाहर अचानक एक तेज हवा चलने लगी। उन्हें पता था कि यह तूफान आने का संकेत है, इसलिए उन्होंने जल्दी से कार चलाकर घर लौटने का फैसला किया। हालांकि जब माइक घर वापस आया, उसने देखा कि उसका पालतू कुत्ता गायब था। जब वह आंगन के पीछे दौड़ा तो उसने देखा कि उसका कुत्ता एक बड़े पेड़ के नीचे मर गया था। ध्यान देने योग्य है कि वह पालतू कुत्ता दुनिया के अंत में 14 वर्षों तक माइक के साथ था। माइक को अचानक गहरा धक्का लगा। यह धक्का ऐसा था जैसे उसने अपना परिवार खो दिया हो। हालांकि कुत्ते की मृत्यु के साथ और भी भयानक घटनाएं हुई। उस दिन माइक आंगन में अपने बेटे के साथ खेल रहा था। अचानक घास में एक प्यूमा दिखाई दिया। अपने बेटे को खतरे से बचाने के लिए माइक बिना सोचे समझे दौड़ पड़ा, लेकिन अचानक वह शेर द्वारा गिरा दिया गया। इस समय माइक पलटवार करने की सोच रहा था, लेकिन वह शेर का मुकाबला नहीं कर सकता था। जल्द ही शेर ने उसे काट लिया और वह बेहोश हो गया। अच्छी बात यह थी कि पास में खड़ी बेटी ने जोर से चिल्लाया और शेर को भागने पर मजबूर कर दिया। इस समय माइक के पूरे शरीर पर घाव थे। अगर समय पर घावों को नहीं सिला गया तो माइक जल्दी ही इस दुनिया से चला जाएगा। अच्छी बात यह थी कि टीम में एक लड़की सर्जन थी। एक दिन और रात की सिलाई सर्जरी के बाद माइक के शरीर से खून बहना बंद हो गया। महाविनाश के 21वें वर्ष में माइक के छोटे बेटे की बीमारी के कारण दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई। टीम के सभी लोग शोक में डूब गए। उन्होंने जीवन की नाजुकता पर विचार करना शुरू कर दिया। इस दिन माइक अपने छोटे बेटे की विरासत को समेट रहा था, जब उसने अचानक पाया कि बेटे की डायरी में एक रेडियो आविष्कार लिखा हुआ था। अगर उसने बेटे की डायरी को नहीं खोला होता तो यह आविष्कार शायद हमेशा के लिए दबा रह जाता। बेटे के जीवन में अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए माइक ने बेटे के आविष्कार पर काम करना शुरू किया और टीम के लोग भी मदद के लिए आगे आए। आखिरकार कई प्रयासों के बाद माइक ने एक रेडियो बनाया जो बाहरी दुनिया तक प्रसारित कर सकता था। हालांकि उनकी आवाज दूसरे देशों तक पहुंच गई, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। जब सभी निराशा में डूबे थे, तभी अचानक रेडियो में एक आवाज आई, ये 1,47,225 है, आपने हमें खोज लिया। अरे आप कहाँ हैं? आप कौन हैं? बातचीत के बाद दूसरी ओर के व्यक्ति ने कहा कि वे 70 से अधिक लोग हैं और माइक से केवल कुछ 100 किलोमीटर दूर हैं। उन्होंने माइक से पूछा कि क्या वे आना चाहते हैं। यह सुनकर सभी लोग गहरी सोच में पड़ गए, क्योंकि नया वातावरण निश्चित रूप से नए खतरों के साथ आता है। आखिरकार इस महाविनाश के समय में सभी लोग केवल अपनी चिंता करते हैं। समय तेजी से बीत गया और महाविनाश के 50वें वर्ष में पहुंच गया। इस समय माइक एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी बन गया था और उसके बच्चे भी बड़े हो गए थे। उसने अपना हथौड़ा अपने दूसरे बेटे को दिया, जिसका मतलब था कि अब आगे से परिवार का नेतृत्व दूसरा बेटा करेगा। उसका बेटा नेतृत्व करेगा। जैसे जैसे कैमरा धीरे धीरे दूर होता गया, पूरा छोटा शहर रोशनी से जगमगाने लगा। ये स्पष्ट था कि पिछले 50 वर्षों में माइक की मेहनत से शहर जीवंत हो गया और मानव सभ्यता भी अच्छी तरह से आगे बढ़ी। यहाँ तक फिल्म समाप्त होती है।